नमस्कार, मैं राघव कुमार गर्ग आपका बहुत स्वागत करता हूं अपने चैनल पे। आज के ज़माने में जब सब लोग कॉम्प्लेक्स मॉडल्स और क्विक प्रॉफिट्स के पीछे भाग रहे हैं, कुछ सक्सेसफुल इन्वेस्टर्स ये मानते हैं कि असली पैसा बनाने का राज सिंप्लिसिटी में छुपा है, पर ऐसी सिंप्लिसिटी जिसे सच में समझना पड़ेगा। इस स्पेशल स्क्रिप्ट में आज हम कवर करेंगे सिंपल बट पावरफुल इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी का फ्रेमवर्क। क्या सेंसेक्स एक्चुअली में 3 लाख तक पहुंच सकता है, और अगर पहुंच सकता है तो इसका किस तरह का सफर रहेगा। आने वाले 10 सालों में 4 मेगा इन्वेस्टमेंट थीम्स, मोदी 3.0 गवर्नमेंट के इकोनॉमिक रिफॉर्म्स और रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए मार्केट में नए अपॉर्चुनिटीज। चलिए शुरू करते हैं। हाल ही में अपने एक इंटरव्यू में मोतीलाल ओसवाल के मालिक रामदेव अग्रवाल जी ने कहा है कि 2035 तक सेंसेक्स 3 लाख तक पहुंच जाएगा। इसके लिए उन्होंने सिंपल मैथमेटिक्स का इस्तेमाल किया, उन्होंने हिस्टोरिकल डाटा का इस्तेमाल किया। जिस तरीके से रिफॉर्म्स गवर्नमेंट कर रही है, इन सारी मैथमेटिक्स को साथ में रख के उन्होंने कंक्लूड किया कि 2035 तक सेंसेक्स 3 लाख तक पहुंच सकता है। अगर आपको याद हो तो आज से कई साल पहले भारत के सबसे बड़े इन्वेस्टर राकेश झुंझुनवाला जी ने भी ऐसा ही कुछ कहा था। उन्होंने कहा था कि 2030 तक सेंसेक्स 3 लाख पे होगा और निफ्टी 1 लाख का लेवल क्रॉस कर जाएगा। झुंझुनवाला जी की कैलकुलेशन सिंपल सी मैथमेटिक्स पे बेस्ड थी कि जिस तरीके से भारत प्रोग्रेस कर रहा है, अर्निंग्स ग्रोथ करीब 18 to 20% रहेंगी, और इसके हिसाब से उस समय के निफ्टी और सेंसेक्स के लेवल्स 2030 तक निफ्टी 1 लाख और सेंसेक्स करीब 3 लाख तक पहुंच जाएगा। कुछ ऐसी ही बात रामदेव अग्रवाल जी ने भी करी है, हालांकि इसमें थोड़ा सा टाइमलाइन का डिफरेंस है। उनके हिसाब से प्रेजेंट ग्रोथ को देखते हुए और हिस्टोरिकल ग्रोथ को अगर हम ओवरलैप करें तो 2035 तक सेंसेक्स 3 लाख क्रॉस कर सकता है। इस बात को बिल्कुल भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता जब इतने बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट गुरुज ऐसी बात करते हैं। रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए इस बात को समझना, इसकी पूरी इन डेप्थ एनालिसिस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। जब हम इन बातों को एनालाइज करेंगे तभी हम समझ सकते हैं कि किस तरीके से ये जर्नी आगे बढ़ेगी, कौन से वो सेक्टर्स हैं या कौन से वो ट्रिगरिंग फैक्टर्स रहेंगे जो एक स्ट्रॉन्ग टेलविंड्स प्रोवाइड करेंगे। साथ ही साथ रिटेल इन्वेस्टर्स को इस तरह के एनालिसिस से शायद कुछ एक्शनेबल इंपॉर्टेंट इनसाइट्स भी मिल सकती हैं, जिसपे वो अपने आने वाले इन्वेस्टमेंट्स को बेस कर सकते हैं। मल्टीबैगर स्टॉक्स का फॉर्मूला सिंपल है पर डीप है। मल्टीबैगर स्टॉक्स ढूंढने के लिए 2 कोर इंग्रेडिएंट्स की जरूरत पड़ती है। सबसे पहला होता है स्ट्रक्चरल टेलविंड्स वाला बिजनेस, सेकंड होता है स्ट्रॉन्ग एंड क्रेडिबल मैनेजमेंट। अगर ये दोनों फैक्टर्स अलाइन हो जाएं तो लॉन्ग टर्म में पैसा मल्टीप्लाई होना ऑलमोस्ट गारंटेड माना जा सकता है। लोग कंपाउंडिंग का मैजिक अंडर एस्टिमेट करते हैं। अगर सिर्फ 25% CAGR से 10 साल तक पैसा बढ़े तो वो 10x हो जाता है। यही CAGR अगर 35% हो जाए तो 20x, 45% हो जाए तो 40x। सिंपल लगता है बट लॉन्ग टर्म सोचना और उस पर टिके रहना ये सबके बस की बात नहीं होती। बुल मार्केट्स में एक समय ऐसा आता है जब 100 का PE भी लॉजिकल लगने लगता है। आजकल अगर कोई स्टॉक 100 की PE पे ट्रेड कर रहा हो तो लोग उसे ओवर प्राइस बोलते हैं, क्योंकि मार्केट इस समय बहुत फेवरेबल नहीं है। लेकिन अगर अर्निंग्स 40x तक बढ़ने वाली हो तब भी क्या 100 की PE जस्टिफाइड हो सकती है? वैल्यूएशन हमेशा एक्सपेक्टेड फ्यूचर रिटर्न से कॉन्टेक्स्ट में ही जज होनी चाहिए, नॉट इन एब्सोल्यूट टर्म्स। लेकिन एक स्ट्रॉन्ग कॉशन भी दिया जा सकता है। स्मॉल कैप्स में जो बबल बन जाते हैं वो लॉन्ग रन में टिक नहीं पाते। अनसस्टेनेबल वैल्यूएशंस कभी कभी करेक्ट होनी जरूरी हो जाती हैं। कुछ ऐसा ही हमने बीते महीनों में देखा था। हालांकि मैंने यहाँ पे स्मॉल कैप्स के बबल का एग्जांपल यूज किया है, बट बबल स्मॉल कैप, लार्ज कैप, मिड कैप या किसी एक सेक्टर में भी क्रिएट हो सकते हैं। इसलिए जब भी आप किसी स्टॉक को सिलेक्ट करें और उसकी PE को एनालाइज करना शुरू करें तो इस बात का ध्यान रखिए कि ये जो PE इस समय दी जा रही है, किन किन फैक्टर्स को डिस्काउंट करके इसको जीरो इन किया गया है। अगर फ्यूचर अर्निंग्स ग्रोथ का पोटेंशियल बहुत ज्यादा है और वो मैक्रो और माइक्रो दोनों इकोनॉमिक लेवल्स पे होना चाहिए, यानी कि सेक्टर में भी होना चाहिए और उस कंपनी के साथ भी एग्रेसिव एक्सपेंशन प्लान्स होने चाहिए, तभी हम एक हाई PE को भी डिस्काउंट करके चल सकते हैं। इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल्स है। आज से 3-4 साल पहले जब मैंने एक स्टॉक डिस्कस किया था HBL पावर, उस समय वो एक स्मॉल कैप कंपनी थी। हालांकि आज भी डेफिनेशन के हिसाब से वो स्मॉल कैप कंपनी है, बट उसकी मार्केट कैप करीब 16,000 करोड़ हो चुकी है। उस समय जब ये कंपनी रैपिडली ग्रो कर रही थी तो इसकी PE बीच बीच में 150 को भी टच कर जाती थी। एक सिंपल से रीजन की वजह से इन्वेस्टर्स ने इस हाई PE को भी एक्सेप्ट किया और उसमें इन्वेस्ट करते रह गए, एंड दैट रीजन वाज फ्यूचर अर्निंग्स। कंपनी एक्सपेंशन कर रही थी, नए नए सेक्टर्स में, नए नए वर्टिकल्स में अपने को बढ़ा रही थी, और इस वजह से इन्वेस्टर्स रेडी थे उसे 150 की PE पे भी बाय करने के लिए।
लिए। बट अगर किसी सेक्टर में या किसी कंपनी में इतनी स्ट्रॉन्ग टेलविंड्स नहीं है तो डेफिनेटली 150 तो क्या 50 की पीई भी कभी कभी हाई हो सकती है। सोचने वाली बात यह कि मार्केट को कौन ड्राइव करता है। इंडिया में 20 करोड़ डीमैट अकाउंट्स हैं, लेकिन मार्केट की असली डायरेक्शन डिसाइड करते हैं सिर्फ 1 करोड़ से भी कम सीरियस इन्वेस्टर्स जो 90% मार्केट वैल्यू कंट्रोल करते हैं। बाकी मोस्टली शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स होते हैं जो वोलेटिलिटी को इंक्रीज करते हैं लेकिन लॉन्ग टर्म ट्रेंड को डिफाइन नहीं कर पाते। इसलिए अगर हम शॉर्ट टर्म ट्रेडर रहते हैं या हम अपने आप को सो कॉल्ड स्विंग ट्रेडर या पोजिशनल ट्रेडर मानते हैं और मार्केट की वोलेटिलिटी का फायदा उठाना चाहते हैं, मोमेंटम का फायदा उठाना चाहते हैं, तो इसमें एक बात का ध्यान रखिएगा कि इस वोलेटिलिटी का कारण भी ऐसे ही शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स होते हैं जो अपने आप को इन्वेस्टर कहलाना पसंद करते हैं। बट एक्चुअली में इन्वेस्टर वही होते हैं जो एक स्टॉक को कम से कम 5 से 7 साल तक लॉन्ग टर्म के लिए बड़ी पेशेंटली होल्ड करते हैं, ना कि उसमें रोज बाय और सेल की कॉल्स लगाते हैं और उसकी प्राइस भी रोज वॉच नहीं करते। अब सेंसेक्स @ 3 लाख ड्रीम है या डेस्टिनेशन? एक प्रोजेक्शन के हिसाब से 2030 तक सेंसेक्स 1.5 लाख तक पहुंचेगा, जो भी हिस्टोरिकल प्रोग्रेस अब तक सेंसेक्स की रही है। 2035 तक 3 लाख इसका बेस अजम्पशन है कि पास्ट 45 ईयर्स में CAGR करीब 15-16% का रहा है। अगर हम सेंसेक्स को देखें, अगर ये पेस कंटिन्यू होती है तो ये माइलस्टोन अनरियलिस्टिक नहीं है। मोदी 3.0 गवर्नमेंट के रिफॉर्म्स और स्ट्रॉन्ग एग्जीक्यूशन इस ट्रेजेक्टरी को सपोर्ट कर रहे हैं। गवर्नमेंट स्पेंडिंग की जितनी भी अनाउंसमेंट्स बजट में होते हैं, प्री बजट या पोस्ट बजट होते हैं, उनके हिसाब से इस समय इंडियन इकोनॉमी में टेलविंड्स काफी स्ट्रांग है। 15-16% का जो हिस्टोरिक CAGR सेंसेक्स ने अब तक दिया है पिछले 45 सालों में, ये भी हो सकता है कि सेंसेक्स इससे भी आगे निकल जाए और इस CAGR को हम 17-18% या 20% पे वॉच करें। जो कंपाउंडिंग की कैलकुलेशन अभी हमने थोड़ी देर पहले देखी थी, 1-1% जो CAGR बढ़ेगा या घटेगा, उसके हिसाब से ये 2035 की डेडलाइन बहुत क्विकली शिफ्ट हो सकती है। इसलिए भारत, जो कि इस समय एक रैपिडली ग्रोइंग इकोनॉमी के फेज में है, और ऐसा सभी ग्लोबल एक्सपर्ट्स का मानना है कि टॉप 10 इकोनॉमीज में इंडिया सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी रहेगा, तो डेफिनेटली ये परसेंटेज 15-16 से बढ़ के आगे 17-18% तक भी जा सकती है। नेक्स्ट डिकेड में कुछ मेगा थीम्स हाई पोटेंशियल माने जा रहे हैं। सबसे पहला है क्विक कॉमर्स। ऑनलाइन डिलीवरी और इंस्टेंट नीड्स की इंडस्ट्री एक $1 ट्रिलियन अपॉर्चुनिटी बन चुकी है। ऑलमोस्ट हर घर जहां भी इन कंपनीज की प्रेजेंस है, छोटी छोटी चीजों के लिए इन क्विक कॉमर्स कंपनीज को इस्तेमाल करते हैं। चाहे वो आपको मार्केट से मैगी मंगानी हो, सेल मंगाने हो, पेन मंगाना हो, रजिस्टर मंगाना हो या अपनी फेवरेट आइसक्रीम मंगानी हो। नंबर 2 फैक्टर है कैपिटल मार्केट बूम। इंडियन सेविंग्स अब रियल एस्टेट से निकलकर कैपिटल मार्केट्स की तरफ शिफ्ट हो रही हैं। ये शिफ्ट ओवरऑल वॉल्यूम के हिसाब से स्लो लग सकता है, बट रिलेटिव वॉल्यूम्स के हिसाब से ये काफी फास्ट है। नंबर 3 फैक्टर है एनर्जी ट्रांजिशन। सोलर और विंड रिफॉर्म से नए लीडर्स इमर्ज हो रहे हैं। नंबर 4 है मैन्युफैक्चरिंग रेजोनेंस। चाइना +1 और PLI पॉलिसीज की वजह से इंडिया को ग्लोबल फैक्ट्री माना जा रहा है, लेकिन साथ ही वैल्यूएशन डिसिप्लिन को भी इग्नोर नहीं किया जा सकता। हमेशा रियल इकोनॉमी को या रियल ग्रोथ को वैल्यूएशन के साथ ही ओवरलैप करके हम अच्छे फाइनेंशियल डिसीजंस ले सकते हैं। अगर हम 2013-14 के पीरियड को याद करें तो उस समय पॉलिसी पैरालिसिस और इकोनॉमिक पेसिमिज्म काफी ज्यादा था, लेकिन अब 10 सालों में नैरेटिव बदल चुका है। ऑप्टिमिज्म काफी स्ट्रांग है, एग्जीक्यूशन भी काफी स्ट्रांग है। इंडिया दुनिया की 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन चुका है। हालांकि पर कैपिटा जीडीपी में आज भी हम काफी पीछे हैं, बट ओवरऑल जीडीपी में हम 4th नंबर पर आ चुके हैं। इसमें कुछ की इकोनॉमिक मार्कर्स हैं, जैसे कि सेल्फ रिलायंस इन डिफेंस, रिकॉर्ड टैक्स कलेक्शंस, फुल स्विंग इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, चाहे वो किसी भी तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर हो। फॉरेस्ट रिजर्व्स भी $700 बिलियन के ऊपर जा चुके हैं। अब टारगेट है 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने का बाय 2030, जो कि अब काफी अचीवेबल लगता है। आज से कुछ साल पहले जब हम 6th लार्जेस्ट, 5th लार्जेस्ट, 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने की बात करते थे तो ये टारगेट्स काफी अनअचीवेबल लगते थे। यहां तक कि जब UPI भी इंट्रोड्यूस किया गया था तो उसके बारे में भी काफी मीम्स बने थे, काफी मजाक बना था कि ये प्रैक्टिकल नहीं है। बट फाइनली कई देश हमारे यहाँ जब आए, उन्होंने हमसे UPI की टेक्नोलॉजी सीखी, हमसे UPI की टेक्नोलॉजी बाय करी और अपने देशों में भी उसे इंप्लीमेंट करा। हम 5th लार्जेस्ट से 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी बने। इससे ये पता चलता है कि कोई भी ड्रीम भारत के लिए अब बड़ा नहीं है। भारत की इकोनॉमी काफी रैपिडली ग्रो हो रही है और हर डायरेक्शन में ग्रो हो रही है। गवर्नमेंट की इंसेंटिव्स, गवर्नमेंट की PLI स्कीम, साथ ही साथ गवर्नमेंट स्पेंडिंग और चाइना +1 पॉलिसी, जो कि हमें ग्लोबल वे में एक मैन्युफैक्चरर के रूप में आगे लेकर आ रही है, 2030 तक या शायद उससे थोड़ा पहले हम
दुनिया की थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बन सकते हैं। क्रूड ऑयल हमारा सबसे बड़ा इंपोर्ट आइटम है। आज के ग्लोबल ओवर सप्लाई कंडीशंस में सऊदी अरेबिया $65 पर बेचने के लिए रेडी है। इसका इंडिया के लिए क्या मतलब है? सबसे पहले लोअर इन्फ्लेशन, फिर लोअर इंटरेस्ट कॉस्ट, उसके बाद चीपर ट्रांसपोर्ट एंड इंपोर्ट्स, बूस्टेड कंजम्पशन। ये एक गोल्डन स्वीट स्पॉट क्रिएट करता है। अगर इन्फ्लेशन कंट्रोल में आता है तो रेट कट्स एक्सपेक्टेड है। उसका इंपैक्ट होगा हाउसिंग और ऑटो लोन्स में, जो कि ऑलरेडी आधा % से सस्ते हो चुके हैं। कंजम्पशन में बूस्ट मिल सकता है। गवर्नमेंट भी इस डायरेक्शन में काफी काम कर रही है। कैपिटल एक्सपेंडिचर इंक्रीज हो सकता है। इकोनॉमिक ग्रोथ इंजन्स रिवाइव हो जाएंगे। आरबीआई भी एस्पिरेशनल ग्रोथ के टारगेट्स कर रही है और 8% प्लस जीडीपी ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रही है। ये हो सकता है कि 8% प्लस की जीडीपी ग्रोथ हम एकदम इमीडिएट वे में ना अचीव कर पाए, बट जितने भी स्टेप्स भारत सरकार और आरबीआई की तरफ से लिए जा रहे हैं वो सभी हमें 8% प्लस जीडीपी ग्रोथ की तरफ पुश कर रहे हैं। एक शार्प ऑब्जर्वेशन ये भी है कि जीडीपी तो ग्रो कर रही है, लेकिन सोप, बर्गर, मोटरसाइकिल्स नहीं बिक रहे हैं। इसका प्राइमरी रीजन है सैलरीड क्लास पर डुअल टैक्स बर्डन। पहले तो इनकम टैक्स काफी हाई है, साथ ही 18 से 28% जीएसटी भी सभी प्रोडक्ट्स पे हमें देना पड़ता है जो हम खरीदते हैं। इसके लिए रिकमेंडेशंस ये हो सकती है कि कंजम्पशन आइटम्स पर कम से कम जीएसटी रेट को रिड्यूस किया जाए, जिससे डिमांड को बूस्ट मिले। जितनी ये चीजें सस्ती होंगी तो इंक्रीज कंजम्पशन की वजह से गवर्नमेंट की कलेक्शंस पे बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन आम आदमी पे इसका बहुत पॉजिटिव इंपैक्ट आ सकता है। मार्केट का लाइफ सेवर एक टाइमलेस इन्वेस्टिंग प्रिंसिपल है, वो है डाइवर्सिफिकेशन। डाइवर्सिफिकेशन इज द ओनली फ्री लंच। चाहे इंडिया के फ्यूचर कितना भी प्रॉमिसिंग हो, एक्सटर्नल रिस्क जैसे कि वॉर, इन्फ्लेशन, एसेट बबल्स हमेशा एग्जिस्ट करते हैं। इसके साथ साथ पॉलिटिकल सिनेरियोज जैसी कंडीशंस भी डोमेस्टिक लेवल पे मार्केट्स को अनस्टेबल बना सकती हैं। ऐसे में एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो ही लॉन्ग टर्म सर्वाइवल की है। 2020 के बाद रिटेल इन्वेस्टर्स ने डिप बाइंग का कल्चर बना लिया है। रिटेल इन्वेस्टर्स ने बहुत इंटेलिजेंटली इस कॉन्सेप्ट को समझ लिया है और उसे अपना लिया है कि अगर मार्केट में कोई भी डिप आता है तो परमानेंट नहीं होता और उसी तेजी के साथ वो रिवर्स भी करता है। 2020 का कोविड क्राइसिस का डिप इस बात का सबसे बड़ा सबूत है। और इनफैक्ट 2024 सितंबर से शुरू हुआ और जो 2025 मार्च अप्रैल तक करेक्शन चला था, उसके बाद जिस तरीके से वो करेक्शन रिवाइव हुआ, बहुत से स्टॉक्स वापस अपने 52 वीक हाई पे आए और उससे भी आगे निकल गए। हालांकि अभी भी कुछ साइडवेज मूवमेंट हम देख रहे हैं, लेकिन इन बातों से साबित पूरी तरीके से होता है कि मार्केट का कोई भी डिप परमानेंट नहीं होता और ये बात रिटेल इन्वेस्टर्स भी समझ गए। एसआईपी इन्वेस्टमेंट्स 20,000 करोड़ प्लस पर मंथ तक पहुंच चुके हैं। दिस एक्ट्स एज अ मार्केट कुशन। इसके इंप्लीकेशंस भी बहुत स्ट्रांग है। एफआई सेलिंग से मार्केट अब ज्यादा नहीं गिर सकता। इंडियन मार्केट्स काफी स्टेबल हो जाते हैं जितना रिटेल पार्टिसिपेशन बढ़ता जाता है। वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन भी इससे इंप्रूव होता है। जितना रिटेल पार्टिसिपेशन बढ़ता है, भले ही 90% इन्वेस्टर्स ट्रेडिंग की तरफ जाएं या एफएनओ की तरफ जाएं, बट 5 to 10% इन्वेस्टर्स समझदार होते हैं और वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग की तरफ चाहते हैं। इससे वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन डेफिनेटली इंप्रूव होता है, मार्केट्स को और स्टेबिलिटी मिलती है और कम से कम ये 10% लोग तो अपने लिए लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएट कर पाते हैं। एंड अब सवाल आता है कि कहां इन्वेस्ट करें मोदी 3.0 गवर्नमेंट में। अपने रिसेंट इंटरव्यू में रामदेव अग्रवाल जी ने कुछ हाई पोटेंशियल एरियाज को आइडेंटिफाई करा है। इसमें आते हैं फाइनेंशियल सेक्टर्स, बैंक्स, एनबीएफसीज और एएमसीज, जो कि अब अपनी फ्रेश क्रेडिट साइकिल की एक अर्ली स्टेज में है। नंबर 2 पे आते हैं कैपिटल मार्केट इंफ्रा ब्रोकरेजेस, वेल्थ टेक्स, डिपॉजिटरीज। यहाँ पे ट्रेडिंग वॉल्यूम्स और प्रॉफिटेबिलिटी दोनों ग्रो कर रहे हैं और आगे भी ये ग्रो कर सकते हैं। नंबर 3 पे आते हैं इंटरनेट लेड स्टार्टअप्स, D2C, टेक सर्विसेज, ई कॉमर्स, छोटी ब्रांड्स जो कि अब ग्लोबल बनती जा रही हैं। इंटरनेट ने छोटी कंपनीज को ग्लोबल ऑडियंस तक पहुंचाने का मौका दिया है। चाहे आप कुकी ब्रांड हो या योगा टीचर हो, ऑनलाइन जाकर स्केलेबिलिटी पॉसिबल है। क्विक कॉमर्स ने डिलीवरी इकोसिस्टम को पूरी तरीके से चेंज कर दिया है। आज की डेट में एक बहुत पावरफुल आइडिया है, इंटरनेट इज द न्यू लैंड ग्रैब, यानी कि जो लोग इस डिजिटल शिफ्ट को समझ पा रहे हैं और उसे अडॉप्ट कर पा रहे हैं, वही सबसे बड़ी वैल्यू कैप्चर कर रहे हैं। इंडिया का कैपिटल मार्केट इंडस्ट्री आज करीब 1.5 लाख करोड़ रेवेन्यू जनरेट करता है। इसके आने वाले 5 सालों में प्रोजेक्शंस हैं कि ये 3 लाख करोड़ तक पहुंच सकता है। एएमसीज का AUM
करीब करीब $1 ट्रिलियन पहुंच चुका है। ज़ीरोधा जैसी ब्रोकरेजेस मल्टी बिलियन डॉलर फर्म्स बन चुकी हैं। विजन है कि भारत के फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस भी गोल्डमैन सैक्स या मॉर्गन स्टैनली जैसे बन सकते हैं। इसमें कुछ समय जरूर लगेगा, बट वो दिन दूर नहीं जब हमारी फर्म्स भी ग्लोबल लेवल पर काम करेंगी। तो ये कहना बिल्कुल सही है कि यही टाइम है लॉन्ग टर्म का गोल्डन पीरियड। इंडिया की ग्रोथ ट्रेजेक्टरी काफी स्ट्रांग है और ये अपॉर्चुनिटी इन्वेस्टर्स और एंटरप्रेन्योर्स दोनों के लिए है। सेंसेक्स 3 लाख तक बिल्कुल जा सकता है। हिस्टोरिकली अगर उसका CAGR लिया जाए तो डेफिनेटली वो आगे बढ़ेगा। इक्विटी का CAGR 12 to 14% रहना, सस्टेन करना बिल्कुल पॉसिबल है, बिल्कुल अचीवेबल है। फाइनेंशियलाइजेशन ऑफ इंडिया इज अनस्टॉपेबल। भारत सरकार का भी नेक्स्ट फेज ट्रांसफॉर्मेटिव हो सकता है अगर हम डिसिप्लिन हो, डाइवर्सिफाइड हो और लॉन्ग टर्म थिंक करें तो अगला मल्टी बैगर फेज हम मिस नहीं करेंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि आज के इस वीडियो से आपको काफी अच्छी इंसाइट्स मिली होंगी ओवरऑल डेवलपमेंट के बारे में, इकोनॉमिक ग्रोथ के बारे में, कौन से वो ड्राइविंग फैक्टर्स हो सकते हैं जो हमें स्ट्रॉन्ग टेलविंड्स प्रोवाइड करेंगे, हम कितने समय का इन्वेस्टमेंट होराइजन लेकर चलें, हम किस तरीके से अपने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स को डिसिप्लिन्ड वे में आगे बढ़ा सकते हैं और एक अच्छी वेल्थ सिर्फ अपने लिए नहीं, अपनी फैमिलीज के लिए, अपनी जनरेशंस के लिए क्रिएट कर सकते हैं। आप भारत की लॉन्ग टर्म GDP ग्रोथ के बारे में क्या सोचते हैं, ओवरऑल इकोनॉमिक ग्रोथ के बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट्स में मुझे जरूर बताइएगा। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगली बार फिर मिलेंगे किसी नई इंफॉर्मेशन के साथ। जय हिंद।